नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकड़ हमारी चैनल डॉक्टर माकड़ ह्यूमन क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट बीमारी जो काफ़ी लोगों को अक्सर हुआ करती है, फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर, उसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। खास करके ये शोल्डर को इफेक्ट करती है, इसके कारण उसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। और जिस तरीके से नाम में ही दिया गया है फ्रोजन, दैट मीन्स कुछ जम जाना, जकड़ जाना, स्टिफ हो जाना, जहाँ पे शोल्डर जो होता है उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और खास करके सर्टेन लेवल के ऊपर नीचे आजू बाजू ऐसे मूवमेंट करने में शोल्डर में दिक्कतें आती है, खूब पेन होता है। और ये बीमारी ऐसी है जो किसी को भी हो सकती है, चाहे मेल है फीमेल है। और खास करके 40 साल के ऊपर की जो होता है पर्सन, जैसे मेल हो या फीमेल हो, 40 क्रॉस करता है उसके बाद ये बीमारी खास करके पाई जाती है। और ज़्यादातर हमने ये ऑब्जर्व किया है और ये हकीकत भी है कि ये फीमेल में, मेल के कंपैरिजन में फीमेल में, महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा पाई गई है। 40 साल के ऊपर की महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा पाई गई है। और जैसे कि सिम्टम्स की अगर बात करें तो बेसिकली उसका जो नाम है डिजीज़ का, फ्रोजन शोल्डर, मैंने पहले भी बताया, जो शोल्डर है वो फ्रीज हो जाता है, जकड़ जाता है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि वो एकदम से आज रात को सोए हो कल सुबह हमारा शोल्डर फ्रोज हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ी बहुत स्लो प्रोसेस है और उसको रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। ये तकलीफ ऐसी है कि सर्टेन डेज के बाद 10 दिन 12 दिन धीरे धीरे 5% 10% थोड़ा शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और खूब पेन होता है खास करके। तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। पेन ज़्यादातर बहुत ही पाया जाता है और अपना जो बेसिक काम है, इसके मूवमेंट जैसे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसलिए कि एकदम से जो भी ऐसे अलग लेवल की मूवमेंट होती है शोल्डर की, वो नहीं हो पाती है। सर्टेन मात्रा की मूवमेंट से अगर ज्यादा मूवमेंट हो रही है, सर्टेन डिग्री से ज्यादा अगर ये जो शोल्डर है उसको हम मूव करते हैं उस पेशेंट द्वारा, तो उस पेशेंट को खास पेन होता है। तो ये बात हो गई सिम्टम्स के बारे में। बीमारी एकदम से नहीं हो जाती है, वो स्लोली डेवलप होती है और उसको ठीक होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। राइट, ये बात हो गई सिम्टम्स। और कॉजेज में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं पाया गया है कि इस रीजन के कारण ही शोल्डर को पेन होता है और फ्रीज हो जाता है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। हालांकि जो एकदम से ओबेज है या तो जिनमें खास करके बीपी डायबिटीज की समस्या ज्यादा रहती है, जो पर्सन्स एकदम से बैठे रहते हैं, मीन्स अपनी जो शोल्डर की जो बेसिक मूवमेंट्स है दिन भर में वो नहीं करते हैं, मीन्स एक्सरसाइजेस वगैरह ज्यादातर जहाँ पे शोल्डर की मूवमेंट हो पा रही है ऐसे एक्सरसाइजेस या तो क्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे पर्सन्स में फ्रोजन शोल्डर ज्यादा पाया गया है। ये बात हो गई कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसको ट्रीट करने में दो चीजों का ध्यान रखना है। दो तरीकों से इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। यस, वैसे तो ये सेल्फ लिमिटिंग कहा गया है, बट खास करके उसको थोड़ा वक्त लगता है और पेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए किस तरीके से हम इसको ठीक कर पाए उसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज। यस, फिजियोथेरापी इज मस्ट। आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, खास करके अगर मैं एलोपैथी साइड या कन्वेंशनल मोड ऑफ अप्रोच की बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि पेन किलर्स और ज्यादा केसेस में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस, वो जो मसल जो स्टीफ हो गए हैं वहां पे शोल्डर में, उसको रिलीज करने के लिए, उसको थोड़ा लूज करने के लिए दिए जाते हैं। बट ऑब्वियसली पेन किलर्स या तो ऐसे इंजेक्शंस हम ज्यादातर टाइम तक नहीं ले सकते। हमें कुछ और करके जो ऐसी थेरेपी है जो नेचुरल है और वो इजीली रिलीफ देती है, उसको हमें डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी का कुछ हद तक आराम से आपको आराम देने में बहुत ही किफायती है। अगर एक्सरसाइजेज जो सजेस्ट करते हैं फिजियोथेरापी, जो भी डॉक्टर्स जो फिजियोथेरापी के होते हैं, उनको अगर उनके सजेशन में आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो काफी फायदा होता है। अगेन, फिजियोथेरापी कुछ हद तक जरूर काम आती है और मेडिसिन की जरूरत पड़ती ही है जो नेचुरल है। तो मैं बात करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और काफ़ी हद तक इनको क्योर मिला है और देर आर वंडरफुल मेडिसिन इन होम्योपैथी जो फ्रोजन शोल्डर को बहुत तुरंत ही उनको पेन को तो एकदम तुरंत कंट्रोल कर देती है और इस कंडीशन को थोड़ा बहुत रिवर्स करने में भी
आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन ये सब साबित होती है। उस मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। तो मैंने ये 2 चीज बताई, फर्स्ट वन इज फिजियोथेरापी, दूसरी जो मोड ऑफ अप्रोच है, दूसरा मोड ऑफ अप्रोच रहता है नेचुरल थेरेपीज लाइक होम्योपैथी। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही जल्दी आपकी इस अवस्था में से, आपकी इस पेनफुल अवस्था में से बाहर आ सकते हो। तो बात हो गई, अभी मैं मेडिसिन के बारे में बात करने जा रही हूँ। ऐसी कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो आपको हेल्प कर सकती है, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको खास बात बता दूं। हालांकि थोड़ा बहुत समझ के हमको करना पड़ता है। और दूसरी मैं बात बताऊं कि काफ़ी केसेस में हमने ये पाया है कि कुछ न कुछ संजोगों में अगर कुछ इंजुरी हुई होती है शोल्डर में, तो ये फ्रोजन शोल्डर बीमारी ज़्यादा पाई गई है। तो वो भी एक रीज़न हो गया। तो जो मेडिसिन है होम्योपैथी में, वो रीजन्स को भी ट्रीट करती है और सिम्टम्स को भी ट्रीट करती है, तो उसका फायदा डेफिनेटली रहता है। तो फर्स्ट मेडिसिन जो हम खास करके हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम देते हैं, दैट इज थियोसाइनोमिनम। ये मेडिसिन 3x पोटेंसी में ली जाती है और ये मेडिसिन का बहुत ही अच्छे फायदे हैं इस मेडिसिन का। खास करके जहाँ पे फाइब्रस कंडीशंस हो गई है, जहाँ पे कुछ स्टीफनेस हो गई है, उसको रिलीज करने में ये मेडिसिन वंडरफुल मेडिसिन थियोसाइनोमिनम 3x करके जो आती है। दूसरी मेडिसिन है गुआइकम करके जो मेडिसिन है वो भी बहुत ही अच्छी है और उसे मदर टिंचर फॉर्म में लिया जाता है। 5 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर 2 to 3 टाइम्स इन अ डे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। क्या पेन है, किस तरीके से हो रहा है, कैसी स्टिफनेस है और किस तरीके के सिम्टम्स पाए गए और रीजन क्या है, ये सब को समझ के ये उसका पावर डिसाइड किया जाता है। तो गुआइकम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। तीसरी एक दवाई है जो खास करके अगर इंजुरी हुई है और फ्रोजन शोल्डर पाया गया है पेशेंट्स में, तो हम देते हैं, कहीं ना कहीं रीजन में इंजुरी हुई है उस शोल्डर में, तो हम देते हैं आर्निका इज वंडरफुली सक्सेसफुल मेडिसिन जो 30 पोटेंसी में रिपीट करते हैं। डोज पोटेंसी पेशेंट को समझने के बाद हम डिसाइड करते हैं, बट इट इज सुपर्ब इन केसेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर विच इज अकर्ड ड्यू टू इंजरी टू दैट पर्टिकुलर शोल्डर। और एक चौथी मस्त दवाई है, उसका नाम है रस्टॉक्स। ये रस्टॉक्स कहीं पे भी जहाँ पे मस्कुलर टेंशन हो गया है, जहाँ पे मस्कुलर स्टीफनेस आ गई है, चाहे वो नीज के एरिया में हो या और कोई एरिया में भी हो, उस स्टीफनेस को रिलीज करने में ये मेडिसिन वैसे भी बहुत ही अच्छी दवाई है और फ्रोजन शोल्डर में भी उतना ही काफी अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स उसे भी 30 पावर में ले सकते हैं और डोज पोटेंसी मैंने आपको बताया कि समझ के थोड़ा बताना पड़ता है, बट 30 पावर में 2 to 3 टाइम्स अ डे हम ले सकते हैं और हम पेशेंट ले सकते हैं। तो ये 4 अच्छी दवाई है। अभी अगर ये फ्रोजन शोल्डर की कंप्लेन आपको राइट शोल्डर में अगर पाई जा रही है, तो एक अच्छी दवाई है सेंग्विनेरिया कैन करके। वो दवाई स्पेसिफिकली राइट शोल्डर में जब स्टिफनेस आती है उसके लिए ही दी जाती है। उसी तरीके से अगर फ्रोजन शोल्डर पाया जा रहा है लेफ्ट शोल्डर में, तो एक दवाई है फेरम मेटालिकम करके। ये सारे नाम आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शायद दे दूंगी ये सब नामों को, और भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती रहेगी। तो ये 6 इंपॉर्टेंट दवाई मैंने बताया, थायोसिनामिनम, गुआइकम, देन आर्निका फॉर इंजुरी, रस्टॉक्स, देन राइट साइड में है तो सेंग्विनेरिया कैन, और लेफ्ट साइड में फ्रोजन शोल्डर है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो मेडिसिन इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई ऑलरेडी। ये सारी जो मेडिसिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी, नेचुरल है, कोई भी प्रकार की उसकी आड़ असर नहीं है, तो आप ले सकते हो इसे और अपने डॉक्टर को पूछ के खास रिपीट करें। और ये सारी बात हो गई फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आपको और कोई भी टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता भी सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और सर्च करोगे हमारे चैनल में आके तो आपको सारे टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट माहिती जो है वो मिलती रहेगी। हमारे चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट माहिती सब मिलती रहेगी होम्योपैथी के बारे में, हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में और वेलनेस के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।